जय हिंद दोस्तों, एक बार पूरा आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके क्या कहने हैं। हिंदी के ओज रसिक कवि और इनके एक एक शब्द में ऐसा तलवार चुभता है जो आप खुद अभी प्रत्यक्ष प्रमाण देख लेंगे। ये एक तरफ जहां बेटी को शेरनी बनने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वो बच्चों को, नवयुवकों को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये राजनेता पे बहुत जगह कटाक्ष करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये खुद ही चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन राजनेता पे बहुत तीक्ष्ण कटाक्ष करते हैं और बिल्कुल यायावर किस्म के व्यक्ति हैं। इनको खोजने के लिए मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कितनी बार ये महीनों महीनों तक जंगल में छुपे रह जाते हैं। तो मैं तहे दिल से अपने अभिन्न मित्र, देश के जाने माने कवि, विभिन्न मंचों पे पीठासीन हुए हमारे अभिन्न मित्र, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। श्रीमान आकाश नारंगी जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद सर। नमस्कार। मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में ही अपने दर्शकों को ये बताया था कि आप राजनेता तो एक तरफ कटाक्ष करते हैं और साथ ही क्या है कि मैंने उनको ये भी बता दिया कि आपने यहाँ चुनाव भी लड़ा था। देखिए, ये विडम्बना तो है, लेकिन मैं उस गंदगी में हो क्या आया हूँ। और जो लोग राजनेताओं को तरह तरह की आक्षेप लगाते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा गलत वो भी नहीं है। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि ये राजनेता जो होते हैं, नेता लोग जो होते हैं, वो अपने बच्चों को फौज में लड़ने क्यों नहीं भेजते। चार पंक्तियां अपनी कविता की मैं आपको बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। कि वहां यानी सरहद पर, वहां मंदिर मस्जिद जात पात के नारे काम नहीं आते, वहां अल्लाह बीच नहीं आता, यादों में राम नहीं आते, वहां सीधे हमले होते हैं, छुप करके घात नहीं होती, सीनों से सीने भिड़ते हैं, यूं शय और मात नहीं होती। और जहां जात पात की बात नहीं, जहां जगह नहीं घोटालों की, ऐसी सरहद पर जा बैठे क्या हिम्मत खद्दर वालों की। ऐसी सरहद पर जा बैठे क्या हिम्मत खद्दर वालों की। और उस लहू मांगती सरहद पर सर्वस्व लुटाया जाता है, कायर लोगों का नहीं, शेर का रक्त चढ़ाया जाता है। सर, देश की जो वर्तमान स्थिति है तो वैश्विक परिदृश्य में, मतलब अभी जो देश की स्थिति है, इस संदर्भ में आपका क्या नजरिया है? थोड़ा हमारे दर्शक अगर सुने तो आनंद आएगा उनको। देखिए, देश अभी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। चार पंक्तियों से ये बात बताना चाहता हूं। स्वागत है सर। कि अजब गुलामी में जीते थे, अजब हमारे वेश रहे थे। अजब गुलामी में जीते थे, अजब हमारे वेश रहे थे, खेल तमाशे जादू टोना और सांपों का देश रहे थे। सही। ये हम स्वीकार करते हैं कि हम ऐसे थे। हाँ। लेकिन पिछले दिनों भारत ने अपनी तकनीकी ज्ञान का एक ऐसा तमाचा विश्व के मुंह पर मारा। वो तमाचा क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल सर। कि अजब गुलामी में जीते थे, अजब हमारे वेश रहे थे, खेल तमाशे जादू टोना और सांपों का देश रहे थे। हाँ। एक समय ऐसा भी था जब हमें डराती थी ये दुनिया, समय समय पर बात बात पर आंख दिखाती थी ये दुनिया, लेकिन शायद पता नहीं था हम फौलादी सीने वाले, हम अपने भारत की खातिर मरने वाले, जीने वाले, इस मिट्टी से पंख उगाकर आसमान तक जा पहुंचे हैं। हम वो हैं जो बैलगाड़ी से चंद्रयान तक जा पहुंचे। हम वो हैं जो बैलगाड़ी से चंद्रयान तक जा। बहुत बढ़िया सर। मैं अपनी बच्चियों को जो सिखाता हूं वही आज आपके इस कविवाणी चैनल की तरफ से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। हाँ सर। कि बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना। बेटी हम अपनी बच्चियों को बहुत सारे संस्कार दे दे के उनका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसको खत्म कर देते हैं। मैं चाहता हूं मेरी बच्चियां शेरनी बने। हम संस्कार इतने दे देते हैं अपनी बच्चियों को कि उन संस्कारों के तले उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका जो बौद्धिक स्तर है वो दब जाता है। होता क्या है, हम अपनी बच्चियों को संस्कार देते रहते हैं और कोई शराब के नशे में आता है, हमारी फूल सी बच्चियों को के भविष्य को खराब करके चला जाता है। ये आजकल की समस्या है। तब मैं कहना चाहता हूं यस सर कि बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना, शांत चित्त चंदा मत बनना, सूरज की ज्वाला बनना। कहा गया है मात खाएगा वो जो सच सरल होगा,
और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल गरल होगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होगा। और स्वाभिमान से जीने को यहाँ कौन मना कर सकता है? किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे स्वाभिमान को छीन सके? स्वाभिमान से जीने को यहाँ कौन मना कर सकता है? किंतु यह भी परम सत्य अधिकार छीन कर मिलता है। कसम उठा लो आज यहीं पर अंगारे बरसाओगी, गर अस्मत पर हाथ उठे तो हाथ काट कर लाओगी। अगर अस्मत पर हाथ उठे तो हाथ काट कर लो। हमें अपनी बच्चियों को शेर नहीं बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक कवि सत्य के कितने निकट होता है, कृपया इस पे प्रकाश थोड़ा देते। देखिए, ऐतिहासिक रूप से जब आप जाएंगे तो ऐसे बहुत कवि हैं जिन्होंने सच्चाई को बड़े दो टूक शब्दों में कहा। उसमें मुझे कबीर बहुत पसंद आते हैं। तो एक गीत के माध्यम से वहां तक पहुंचने की बिल्कुल स्वागत है सर। कि हम कबीर को गाने वाले, तमाम मेरे दर्शक जो कविवाणी सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन तक ये गीत पहुंचे। हम कबीर को गाने वाले, सच्चाई दिखलाने वाले, घोर घिरे अंधियारों में भी सूरज नया उगाने वाले। हम क्या जाने किस मिट्टी से कैसे कभी बनाई दुनिया, रास हमें ना आई दुनिया, रास हमें ना। इसीलिए मैं अक्सर आपको जंगलों में मिलता हूँ। अच्छा। कि छद्म उजाले नहीं सहे, एक लेखक का कर्तव्य है कि वो किसी भी तरह की छद्मता से दूर रहे और समाज को दूर रखने की कोशिश करे। तब पढ़ता कि छद्म उजाले नहीं सहे हैं, तिगड़म वाले नहीं सहे हैं। सुना कि छद्म उजाले नहीं सहे हैं, तिगड़म वाले नहीं सहे हैं। जब भी हुआ जरूरी बोले, मुंह पर ताले नहीं सहे हैं। जब भी हुआ जरूरी बोले, मुंह पर ताले नहीं सहे हैं। अरे हिम्मत वालों ने ठोकर पे रख के कहीं उड़ाई दुनिया, रास हमें ना आई दुनिया, रास हमें ना आई दुनिया। हम कबीर को गाने वाले। सर, अब आज की राजनीति के बारे में क्या बताऊं, लेकिन जो अभी जो पर्दे से चल रहा है और ऐसी ओछी हरकतें हो रही है, जो अभी आपको वर्तमान में कुछ हमने जो सुना है कि हमारे जो वीर सपूत हैं, हमारे जो मतलब जो हमारे आइडल हैं, उनको भी अगर कोई गद्दार कह दे तो इस संदर्भ में थोड़ा आपका क्या मतलब नजरिया? आप राणा सांगा जी की बात। बिल्कुल। राणा सांगा जी इस देश में, इस देश के इतिहास में उनसे महानतम योद्धा मिलना मुश्किल है। यस सर। 84 घावों को झेलते हुए भी यदि कोई व्यक्ति लगातार युद्धरत हो और लगातार युद्ध जीत रहा हो, ऐसे व्यक्ति पर ये दो कड़ी के लोग यदि कोई टिप्पणी करते हैं और एक अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, तो उनके लिए मैं 4 पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल। मैं देख के पढ़ना चाहूंगा, अरे कविता है इसलिए माफी। बिल्कुल, अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। कि अपने वीर सपूतों से ही गद्दारों जैसा बर्ताव। हाँ, राणा सांगा जिन्होंने पूरी जीवन अपना खपा दिया इस देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए मलेच्छों से। सही सर। और आप उनको यदि गद्दार कहेंगे तो एक प्रश्न महाराणा सांगा के मन में भी उठेगा, और वो प्रश्न क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल सर। कि अपने वीर सपूतों से ही गद्दारों जैसा बर्ताव, चीख चीख कर पूछ रहे हैं महाराणा के 80 घाव। अपने वीर सपूतों से ही गद्दारों जैसा बर्ताव, चीख चीख कर पूछ रहे हैं महाराणा के 80 घाव। और 80 घाव में आपको पता होगा उनकी एक आंख चली गई थी युद्ध में, एक हाथ चला गया था, पैर चला गया था। उसके बाद भी वो इस देश की रक्षा में रत रहे। सही। तो ये हमारे लिए सम्मान का विषय होना चाहिए, जिसे दो कौड़ी के नेताओं ने इस देश में अपमान का विषय बनाया। तब पढ़ता हूं वो घाव क्या पूछ रहे हैं कि आंख पूछती कैसे देखूं दो कौड़ी के लोगों को। आंख पूछती कैसे देखूं दो कौड़ी के लोगों को, क्या इनकी खातिर ठुकराया मैंने 56 भोगों को। आंख पूछती कैसे देखूं दो कौड़ी के लोगों को, क्या इनके खातिर ठुकराया मैंने 56 भोगों को। पैर पूछता क्यों मैं भागा फिरता रहा पहाड़ों में, दुश्मन से लोहा लेता था गर्मी वर्षा जाड़ों में। पैर पूछता क्यों मैं भागा फिरता रहा पहाड़ों में, दुश्मन से लोहा लेता था गर्मी वर्षा जाड़ों में। हाथ प्रश्न करता है क्यों वो खड़ग उठाई थी मैंने, शत्रु दल के लाल रक्त की नदी बहाई थी मैंने। क्यों अपने ही प्राण लुटाकर मातृभूमि का किया बचाव,
चीख चीख कर पूछ रहे हैं महाराणा के 80 घाव, चीख चीख कर पूछ रहे हैं महाराणा के। और इनको मैं बताना चाहता हूं कि जिस राजस्थान की मिट्टी पर वो थे, उस राजस्थान की मिट्टी की खूबसूरती क्या है। बिल्कुल सर, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि कैसे शीश कटा देते थे अपनी भरी जवानी में, कैसे शीश कटा देते थे अपनी भरी जवानी में, कैसे आगे बढ़ जाते थे मृत्यु की अगवानी में, कैसे शीश कटा देते थे अपनी भरी जवानी में, कैसे आगे बढ़ जाते थे मृत्यु की अगवानी में, रक्त बूंद भी आग लगा देती थी जिनकी पानी में। कुछ तो बात रही होगी इस मिट्टी राजस्थानी में, कुछ तो बात रही होगी इस मिट्टी राजस्थानी में। सही सही, कुछ तो बात रही होगी इसमें। बहुत बढ़िया सर। सर आपकी एक कविता मैंने YouTube चैनल पे ही देखी थी जी, और बहुत मुझे आनंद आया, आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा था। तो क्या वो कविता हमारे दर्शकों के लिए आप गा सकते हैं? कौन सी कविता? भगत सिंह पे आधारित थी सर, और बहुत ही अच्छी थी। हाँ, भगत सिंह मेरी बड़ी मेरी खुद की प्रिय कविताओं में से एक है। और अक्सर मंचों का, क्योंकि मंच का प्रपंच अलग होता है झा सर, हाँ, तो वहाँ पर भगत सिंह को मैं बड़े इत्मीनान से पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं कुछ पंक्तियाँ उस कविता की बिल्कुल, स्वागत स्वागत सर। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि इस देश में आप, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, लेकिन एकमात्र क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जो सबके लिए पूजनीय रहे, जिनके विषय पर कोई विवाद नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सही बात है, हम सब उनको तहे दिल से अपना मानते हैं, वो एक शख्सियत थी इस देश में, भगत सिंह। बिल्कुल सर। तो सरदार भगत सिंह पर ये 4 पंक्तियां बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। ये वाकया तब का है जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी होने वाली है, और आप उनका नेचर देखिए, आप उनकी ताकत देखिए। फांसी के फंदे पर भी वो आपस में ये कहकर लड़ रहे हैं कि पहले मैं जाऊंगा, पहले फांसी मुझे होनी चाहिए। फांसी के फंदे पे, फांसी के फंदे की जगह पर भी। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए जब वर्ड निकलते हैं तो अपने आप ईश्वरीय हो जाते हैं। मैं कविता प्रस्तुत करता हूं। बिल्कुल स्वागत सर। कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर। चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर। अरे जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी, और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। अच्छा, भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी अब आयु हो गई है 18 वर्ष की, क्यों ना तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। भगत सिंह उसी रात अपने घर से गायब हो गए। ऐतिहासिक प्रसंग है। और एक पत्र अपने पिता के तकिए के नीचे रख के, सुबह जब पिता ने वो पत्र खोला तो उसमें लिखा था कि आप देखिए कि कैसे लोग रहे होंगे वो। भगत सिंह ने उस पत्र में लिखा था कि पिताजी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके कहने पर विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी दुल्हन इस देश की आजादी है। अच्छा, क्या कमाल के लोग थे। तब पढ़ता हूं कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित बोकर। जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी, और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। जिसने ब्याह रचाया भी तो भारत की आजादी से, जिसने ब्याह रचाया भी तो भारत की आजादी से। हम भगत सिंह को कहते हैं कि वो अहिंसक थे। भगत सिंह कभी अहिंसक नहीं थे आदरणीय। भगत सिंह यदि अहिंसक होते तो याद कीजिए असेंबली पर डाला गया वो बम, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई थी, कोई हानि नहीं हुई, जनहानि नहीं हुई थी। क्या वो उस बम को थोड़ा और बड़ा नहीं बना सकते थे? पूरी असेंबली को उड़ा सकते थे। भगत सिंह को स्वयं महात्मा गांधी अपना अहिंसक पुत्र कहा करते थे। अच्छा, लेकिन एक घटना इतिहास में हुई, क्योंकि आप सब लोग इतिहास के जानकार हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो दर्शकों को ये आपके माध्यम से, कविवाणी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक घटना इतिहास में ऐसी हुई कि जब एक अंग्रेज ऑफिसर थे सैंडर्स, जिन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया, और लाला लाजपत राय की उस लाठीचार्ज में मृत्यु हुई। बिल्कुल सर। तब भगत सिंह को पहली बार क्रोध आया था, और क्रोध में उन्होंने कहा क्या किया वो मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। और ये भी बताना चाहता हूँ कि लाला लाजपत राय के ऊपर कुल 28 लाठियों के निशान थे, जो सैंडर्स और उसके सैनिकों ने मारे थे। 28 में से 20 लाठियां जो उनके शरीर के निचले भागों में पड़ी थी,
उससे उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन 8 लाठियां जो उनके सिर पर मारी गई थी उससे उनको ज़्यादा ब्रेन को डैमेज हुआ, उनके मस्तिष्क को, और वो कोमा में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। तब भगत सिंह को क्रोध आया, तब भड़क उठी तन में। बिल्कुल। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में, जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में, जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था, आज भगत सिंह की आंखों में काल डोलने वाला था। उस गोरे पापी हत्यारे को जा रगड़ा माटी में, 8 गोलियां गिनकर दागी सैंडर्स की छाती में, 8 गोलियां गिनकर दागी सैंडर्स की छाती में। तो इनकलाब लेकर के निकला था जब वीरों का टोला। भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला, क्या बोला? हो मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। हो मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। अरे जिस चोले को पहन के निकला दीवानों का टोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला।